चलो अभी हम क्या करेंगे, सबक शुरू करते हैं। और सबक को मैं समझाते भी जाऊंगा और साथ में पढ़ता भी जाऊंगा। पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि अगर कुछ स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत आती है तो वो यहाँ सुनकर उसको अच्छे से देखे और समझे उस पर से। बहुत मजाहिया सबक है ये और उसको वैसे ही हमने समझना भी है। चलो देखते हैं कि सबक का नाम क्या है, भूलना मत, क्या है नाम सबक का, अपने हमसाये से, है ना। चलो आओ मियाँ समझौता कर ले। आज तक हम एक दूसरे पर रुआब जमाने के लिए ऐसी बातें और हरकतें करते रहे हैं जिन्हें फजूल ही नहीं मुज़ायका खेज कहा जा सकता है। अभी दोनों पड़ोसी जो है आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई अब चलो बहुत हो गई, हमने ऐसी बातें बहुत कर लिए, एक दूसरे को बहुत फेंका फांकी बहुत हो गई हमारी, अब जो है हम समझौता कर लेते हैं। ये बातें फजूल ही नहीं मुज़ायका खेज भी है। मुज़ायका खेज बोले तो क्या, मजाक वाली बात है, मतलब जिसका मजाक बनाया जा सकता है, ऐसी बात है जिस पर मजाक उड़ाया जा सकता है, मजाक बनाया जा सकता है। एक लफ्ज आपने सुने होंगे हमारे माशरे में जो बिगड़कर कुछ का कुछ हो गया, खास तौर से कुछ इलाकों में बोला जाता है, फजीता कर रहा है बहुत ये, यार इतनी फजीता मत करो यार। तो आपने सुने ये लफ्ज, असल में ये लफ्ज क्या है, फजीहत है। क्या है, फजीहत। ये मुज़ायका जो लफ्ज है ना, उसी तरह का ये लफ्ज है फजीहत, यानी परेशान करना, मजाक उड़ाना, इस तरह के मानी में आते हैं। तो मुज़ायका खेज, ये याद रखो, मुज़ायका खेज, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम कब तक एक दूसरे को महज मरगूब करने के लिए, यानी उस पर असर जमाने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते रहेंगे या झूठ बोलकर अपनी आखिरत खराब करेंगे। क्यों ना हम इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि हम दोनों में से कोई भी रईस इब्ने रईस नहीं है। चलो भाई मान ही लो कि हम में से कोई भी रईस इब्ने रईस नहीं है, यानी अमीर बाप की अमीर औलाद नहीं है। हम दोनों चलो इस बात पर समझौता कर लेते हैं कि ये आप भी गरीब है मैं भी गरीब हूँ, है ना। हम दोनों एक दूसरे के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ है। चलो आप मान भी लो, अपनी आखिरत खराब मत करो झूठ में बड़ी बड़ी फेंक फेंक कर, तो अभी मान भी लो। बल्कि तुम एक मामूली ताजिर हो, और मैं एक मामूली मौलवी हूं, और दोनों पिछले 5 बरस से एक दूसरे को धोखा देने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। चलो अब मान लो कि आप एक बहुत छोटे से ताजिर है और मैं एक मामूली मौलवी हूं, मान लो, और हम दोनों क्या कर रहे हैं, बहुत दिनों से एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पर रुआब जमाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है, तो मैं तुम्हें मुतल्ला करता हूं मेरा भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज है। अब देखो फेंकना शुरू हो गए यहाँ पर। क्या कहते हो, तुम्हारा भाई दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है तो मेरा भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज है। हालांकि हकीकत यह है कि तुम्हारा भाई किसी मैजिस्ट्रेट का चपरासी है और मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, लेकिन फेंके जा रहे हैं ना। तो फेंकने का एक बड़ा ही भारी अंदाज रहता, कुछ लोगों का ऐसा महसूस भी नहीं होने देते कि फेंक रहे, और कभी कभी सामने वाला भी ऐसे एक्सप्रेशन देगा जैसे हाँ यार सही में ऐसा, हाँ यार बराबर बोल रहे तुम, है ना। तो कुछ लोग जो है फेंकने वालों को बराबर झेलने की आदत भी रहती है, अच्छे अंदाज में झेलते रहते हैं। तो आपको मालूम बोले कि मेरा कोई भाई नहीं है और मैं अपने वालिदैन के इकलौता बेटा हूं, लेकिन मैं भी बोलता रहता हूँ और आप भी सुनते रहते हैं कि मेरा भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज है। 2 साल हुए तुमने कहा था मैं बीवी और बच्चों के साथ किसी सेहत अफजा मकाम गालिबन नैनीताल जा रहा हूँ, और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं भी माँ अहलो अयाल यानी बीवी बच्चों के साथ ओटा कमंड जा रहा हूँ। तो लेकिन तुम नैनीताल गए और ना मैं ओटा कमंड, दोनों भी नहीं गए। हमने तो बोले थे कि मैं भी अपनी फैमिली को घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ, खुला जगह जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, और तुमने भी ऐसा बोले और मैंने भी बड़ी फेंक दिया, मैं भी कह दिया कि मैं भी खुला जगह जा रहा हूँ। तुमने वहां ना जाने का ये बहाना ढूंढा कि यखलक तुम्हारी बीवी की, यखलक यानी अचानक तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब हुई और नहीं गए तुम, और क्या बहाना बना दिया कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है। बीवी की तबीयत खराब है तो भला कैसे जा सकते, तो ये तो बड़ा बहाना है। और डॉक्टर ने उसे घर पर मुकम्मल आराम करने के लिए कहा। आपने बहाना बनाया, बहुत अच्छा बहाना बनाया। मैंने ओटा कमंड ना जाने की ये वजह बताई कि मेरे साले की शादी और मुझे उसका इंतजाम करना है।
लुत्फ की बात यह है कि मुझे मालूम था कि तुम्हारी बीवी भली चुंगी है, और तुम्हें पता था कि मेरे साले की शादी तो क्या अभी सगाई तक नहीं हुई है, मगर हम क्या कर रहे हैं, दोनों पर रौब जमाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि मेरे साले की शादी की वजह से मुझे इंतजाम करना था तो मैं नहीं गया, और तुम कह रहे हो कि मेरी बीवी की सेहत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा था तो हम नहीं गए। लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है। जब तुमने मुझ पर रौब जमाने के लिए किस्तों पर एक फ्रिज खरीदा, किस्तों पर इंस्टॉलमेंट में एक फ्रिज खरीदा, तो मेरी बीवी मेरे सर हो गई, यानी फिर वो मुझे जो है उस बारे में परेशान करने लगी क्या हमारे घर में फ्रिज जरूर होना चाहिए। अब मामला क्या है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बड़ी बड़ी फेंक कर नहीं परेशान कर रहे, इनकी बीवियां भी उनमें शरीक है। और बाबा बीवियां शरीक हो जाए बोले तो मैदान जंग, लेकिन ये कोल्ड वार रहती है, कभी कभी कोल्ड वार, अक्सर मरतबा कोल्ड वार रहती, बाद में अगर बढ़ गई तो बढ़ गई, इसका जिम्मेदार कौन पता नहीं है। तो इनके दरमियान शुरू इनकी बीवी के दरमियान में भी शुरू हो गई, ये चल रही है बात है। क्या चल रही है कि उन्होंने तो फ्रिज खरीदे किस्तों पर, चलो अब हमको भी फ्रिज दिला, ये चल रहा है। चुनाचा ना चाहते हुए भी मुझे फ्रिज खरीदना पड़ा। अब सुना है कि तुम किस्तों पर टेलीविजन सेट खरीदना चाहते हो, खुदा के लिए ऐसा ना करो यार, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। फ्रिज की किस्त भी बड़ी मुश्किल से अदा करता हूँ, और अगर टेलीविजन की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा, यानी मेरी तो हालत ही बुरी हो जाएगी, मैं तो बर्बादी हो जाऊंगा, दिवाला ही पिट जाएगा। मैं जानता हूँ कमोबेश तुम्हारा भी यही हाल है। देखो यार, तुम भी बहुत परेशानी से हो, किस्तें भर रहे हो, और लेकिन दिला रहे हो बड़े अपने रुआब जमाने के लिए, और मुझे भी फिर मेरी बीवी परेशान कर रही है तो मुझे भी ऐसे करना पड़ रहा है। बीवियों से तो अक्सर लोग बोलना नहीं पड़ेगा भाई, वीडियो कहाँ वायरल हो जाएगा। सही बोल रहे हो ना? तो अभी तुम्हें क्या मालूम। चलो ये शेर सुनो, बहुत अच्छा शेर का है शायर में। तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूं मैं, तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूं मैं, बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से। कितनी अच्छी बात बोले शायर ने। अब ये कैसा रहता ना, अभी इसको थोड़ा सा हटकर समझो, ये शेर को जो है हटकर समझो, किसने बोला क्या बोला इस पर मत जाओ, है ना। शेर जो होते हैं, शायर का मतलब भले ही कुछ हो उसके लिए, लेकिन हर इंसान इस बारे में आजाद होता है कि वो उसके मतलब को अपने हिसाब से ले और फिट करे किसी मौके पर। और शेर की खास बात होती भी यही है कि वो फिट हो जाते हैं, तो अपन ने भी ऐसी करने का। अब ये जहां भी फिट हो जाए फिट कर देने का, शेर याद रखने का, काफी अच्छा याद कर सकते हैं, उसमें मजा भी आ जाता है। चलो इसको देखो आगे। ये दूसरी बात है कि तुम खुले बंदो कभी इस बात का एतराफ नहीं करोगे कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। देखो यार, ये बात तो सही है कि तुम भी परेशानी से खरीदते हो और मैं भी बहुत परेशानी से वो किस्तें अदा कर रहा हूं, लेकिन तुम इसका इकरार नहीं करोगे। कभी कभी तो मेरा काफिया तंग करने की खातिर अपनी बीवी के लिए कीमती सा कभी तुम मेरा काफिया तंग करने की खातिर अपनी बीवी के लिए कीमती साड़ी या जेवर ले आते, यानी मुझे तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। उसे पहनकर जब तुम्हारी बीवी शेखी बगाड़ती है, ये साड़ी 500 में आई है। ये बहुत पुरानी बात है, अभी बोले 500 बोलने को जिसकी, अभी कोई औरत कोई लेडीज से पूछना इतना मत ऐसा, नहीं तो झगड़े लगा देंगी, बड़े आफत आ जाएगी। तो कोई भी लेडीज जो अपने कपड़ों को 500 का नहीं बताएगी। वो बहुत पुरानी बात थी जब 500 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अभी तो 20,000 बोलेंगी, 10,000 बोलेंगी, है ना। और ऐसा तो बहुत लोग बोलते हैं, कितने ये सूट जो है ना 5,000 का खरीदे ना, ऐसा स्टाइल मारे एकदम, और बोलेंगे बड़े शूज। अरे शूज तो मेरे पास आता है, मेरे पास में ये शूज 2700 का लिया मैंने ये शूज। अरे क्या कंपनी है वो, ऐसे चलता है, ये फेंके जा रहा है। तो औरतें खास तौर से इसका करती है। अभी कोई सुन रहा होगा ना तो माफ करना है, बुरा बोलना मत मुझे। तो यहाँ पर जो है ये फिर शेखी बगारी जा रही है, जेवर 2,000 रुपए का है, तो मेरी बीवी के सीने पर सांप लौटने लगता है। सांप लौटने लगना बोले तो हसत से जल भुन जाना। तो वो जो है हसत से जल भुन जाती है, और वो उसी दिन से फरमाइश करने लगती है। फिर डिमांड की कंपनी होती है, डिमांड शुरू है, एक के बाद एक डिमांड। इससे कीमती साड़ी या जेवर लाइए, नहीं तो मुझे खाना हजम नहीं होगा, है ना, और ना ही नींद आएगी। क्यों? क्योंकि अब पड़ोसन को जो है इतनी अच्छी साड़ी और इतने जेवर मिल रहे, तो फिर हमको तो मिलना ही चाहिए।
औरतें ऐसा डिमांड करती है, लेकिन करना नहीं चाहिए। गुज़िश्ता इतवार को तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर 25 औरतों को मदऊ किया। अब मेरी बीवी का तकाजा है कि 2 हफ्तों के बाद जब मैं अपने बच्चे का जन्मदिन मनाऊंगी तो कम से कम 50 औरतों को दावत दूं। है ना आफत पर आफत। तो एक दूसरे पर रुआब जमाने का कोई फायदा नहीं, वरना हमसाये की नजर से गिर जाओ। एक इंटरेस्टिंग वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। एक मर्तबा क्या हुआ कि एक घर में शादी थी पठान साहब के यहाँ पर, और 10 बिल्लियां लटकी हुई। क्या 10 बिल्लियां लटकी शादी में? अरे हैरत हो रही, 10 बिल्लियां क्यों लटकाए? तो कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा, लेकिन एक साहब ने पूछ लिया, अरे जरा बताइए वो आपने ये 10 बिल्लियां क्यों लटकाए? अरे बोले वो उसके वहां शादी थी ना, उसने 9 बिल्लियां लटकाया था। तो 9 बिल्लियां लटकाया था। वो गए उसके पास, उससे पूछे, भाई मैंने सुना है कि तुमने शादी में 9 बिल्लियां लटकाए थे। अरे वो बोले उसने ना, वो जफर खान है ना, जफर खान ने तो 8 बिल्लियां लटकाया था, फिर मैंने लटकाया बोले 9 बिल्लियां। फिर वो 8 वाले के पास गए, उसने 7 वाले को बताया, 6 वाले का, 5 वाले का, ऐसा करते करते जिसने 1 बिल्ली लटकाया उसके पास पहुंचे। अरे भाई हमने सुना है कि तुमने शादी में 1 बिल्ली लटकाए थे, क्या बात है, क्यों लटकाए थे? अरे बहुत परेशान कर रखी थी, तंग कर दिया था हमको, मार के लटका दिया उसको वहीं। तो लोग जो है कहां से किधर पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन उसने 1 लटका था कि मैं 2 लटकाऊं, उसने इतने बराती लगे कि मैं इतने लेके जाऊंगा। ये चलता रहता है एक दूसरे पर नहले पे दहला। अंदर झोली खा लिए, घर में जो है चूहे फांसे ले रहे, है ना, लेकिन दूसरे को बाहर बताना है, अरे हम तो क्या, हमारी बात ही अलग है, हमारी बात क्या है ये हमको मालूम है। तो ये जो बड़ी बड़ी फेंकने वाले रहते हैं ना, अंदर परेशान रहते हो। हाँ तो अब आ जाओ, वापस आ जाओ, वरना बहुत दूर निकल जाएंगे। चलो आगे देखो। हाँ यहाँ तक हो गया। इसके आगे, हर बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने की तमन्ना ये रंग लाई है कि अब बीमारियों के मामले में भी हम एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे हैं। ये तो बहुत ही हो गई, है ना। बीमारियों के मामले में भी हम एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे। चुनांचे मेरी बीवी कहती है, कल रात मुन्ने को 104 डिग्री बुखार था, बेचारा सारी रात हाय हाय करता रहा। तो तुम्हारी बीवी फौरन मुंह बनाकर जवाब देती है, 104 डिग्री बुखार भी कोई बुखार होता है? 3 दिन हुए हमारी बड़ी मुन्नी बीमार पड़ गई, थर्मामीटर लगाया तो मालूम है 106 डिग्री बुखार है। अरे बाबा रे, वो 6 घंटे बेहोश पड़ी रही, लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराई। डॉक्टर तक को फोन नहीं किया, सोचा बुखार ही तो है, खुद ब खुद उतर जाएगा, है ना बड़ी बात। कितना फेंके, इतना भी कोई फेंकता है भला? हाँ फेंकता है, सुने होंगे आपने भी। घर में अम्मी से मत पूछ लेना, अम्मी तुम भी इतना ही फेंकते हो क्या, वरना तुमको भी पड़ता बेलन। ऐसा मत करना है। अब्बू से भी मत पूछना, अब्बू तुम कितना फेंकते हैं, अब्बू बोलेंगे नहीं है चप कुछ बैठो, क्या लगाए तुम्हारा ये बातों में क्या दखल, ऐसे बड़ी और दे देंगे। मेरे अब्बू फिर अब्बू के बारे में सुनाएंगे, तुम्हारे दादा ऐसे फेंका करते थे, मगर ऐसे नहीं बोलेंगे फेंका करते थे, वो तो इतने बड़े थे, ऐसे थे वैसे थे, ऐसे बोलेंगे। एक दिन तुम्हारी बीवी और मेरी भी इस मौजू पर बहस कर रही थी कि सोते वक्त तुम ज्यादा जोर से खर्राटे लेते हो या मैं। देखो है बात जाती है तो कहां तक जाती है। तुम्हारी बीवी कह रही थी, वो जब खर्राटे लेते हैं तो उनके खर्राटों की आवाज एक फरलांग से भी सुनी जा सकती है। अब ये फरलांग क्या है, आपने कमेंट करके इसका मतलब बताना है, मालूम करना है आपने, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है। एक फरलांग से जब वो खर्राटे लेते हैं, अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि शोहर की तारीफ कर रही है बुराई कर रही है। हाँ बुराई लग रही है लेकिन तारीफ के अंदाज में। तो ये एक फरलांग से सुनी जा सकती है। मेरी बीवी उसे बता रही थी, मेरी बीवी उसे बता रही थी, हमारे साहब जब मेरी बीवी नहीं है, वो लिखने वाले की बीवी, वरना अभी इधर आ जाएंगी बात। तो मेरी बीवी से बता रही थी, हमारे साहब जब खर्राटे लेते हैं तो उनके खर्राटों की आवाज सिविल अस्पताल में सुनाई देती है। कहाँ सुनाई देती है? सिविल अस्पताल में सुनाई देती है। कई बार डॉक्टर हमारे घर पे पूछने के लिए आते हैं कि खैरियत तो है। हाँ क्या पूछते, खैरियत तो है? अब बोलो क्या बोले, खैरियत है या नहीं है? हमारे मियाँ घोर रहे, खर्राटे ले रहे, ऐसे जवाब दो। ये तो बीवी ही समझ सकती है ऐसे मामला, है ना। चलो आगे देखो, उनके मामला में पढ़ो मत आप ज्यादा। हमारी बीवियों की देखा देखी
हमारे बच्चे भी लाफजनी की आदत का शिकार हो गए। लाफजनी, लाफजनी क्या है? यह है डींगे मारना। लाफजनी किसे कहते हैं? डींगे मारने। लाफजनी की आदत का शिकार हो गए। अगर तुम्हारा बच्चा कहता है, आप देखो, बाप से, एक आदमी से उसकी बीवी भी, और बीवी माँ बाप से बच्चे भी फेंके रहे, असर तो जाएगा ना। जैसा सीखेंगे वैसा करेंगे। फेंकू खानदान, है ना? क्या बनेगा इससे? एक फेंकू खानदान बन गया पूरा। तो फेंकू फैमिली बन गई, बड़ी बड़ी फेंकने वाली। अगर तुम्हारा बच्चा कहता है मुझे हर रोज 2 रुपए जेब खर्च के लिए मिलते हैं, ये बहुत पुरानी बात है, 2 रुपए की बहुत बड़ी रकम है। 2 रुपए उस कई साल पहले, 1910 में वो पैदा हुए और 1980 में उनका इंतकाल हुआ, बोले तो वो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। अभी बोलेंगे तो है 2 रुपए भी कोई होता है क्या? अभी अगर किसने 2000 रुपए बोला तो क्या बात हुई? तो मेरा बच्चा उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है, सिर्फ 2 रुपए, हमें तो हर रोज 5 रुपए मिलते हैं। अगर तुम्हारा बड़ा लड़का कहता है मेरे बाप ने एक दफा मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फरोख्त करके 7000 रुपए कमाए थे, पोल खोल रहा है ना। ऐसा होता है बातों बातों में अम्मा और अब्बा की पोल खुल जाती है ना। एक बड़ी बड़ी फेंक दिए, वो बीवी ने खर्राटे लेने की पोल खोल दी। यहाँ पर ये अब्बा के ब्लैक मार्केट का जो है पोल खोल रहा है कि उन्होंने 7000 रुपए कमाए थे उस जमाने के 7000। तो मेरा लड़का उससे बाजी ले जाने की नीयत से उसे बताता है, मेरे डैडी ने एक मर्तबा स्कूल के फंड से 10,000 रुपए उड़ा लिए थे। ये तारीफ है क्या? क्या हो रहा है ये? मतलब कुछ तो उड़ाए थे, कहा जा रहा है 10,000 रुपए उड़ाए थे, कुछ तो चल रहा है भाई। फेकम फाक में ऐसे चलता रहता है। सूरत हाल इतनी नाजुक हो गई कि डर लगता है कि किसी दिन हम दोनों अपने बच्चों या बीवियों के बयानात की बिना पर गिरफ्तार न कर लिए जाए। सही बात भी, ऐसे बयानात दोगे तो क्या होगा? ये बात तो दूर तक जाएगी। इसलिए आओ आज से समझौता कर ले कि आइंदा ना हम और ना हमारी बीवियां और ना बच्चे एक दूसरे पर रौब डालने की कोशिश करेंगे, बल्कि बड़ी शराफत के साथ तस्लीम कर लेंगे कि हम दोनों मामूली हैसियत के आदमी हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि हम रईस हैं, तो एक दूसरे को नहीं, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो फिर कर ले समझौता, ना आप फेंको ना मैं फेंकू। मैं तो फेंकता नहीं हूँ भाई, जहां तक मुझे मालूम। मगर अगर आप फेंकम फाकी करते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप पर भी ऐसे तो एक सबक बन जाए, है ना। तो आपने ये फेकम फाकी बंद करना है। यहाँ से अल्फाज मानी याद करना है, समझना है। ये अल्फाज मानी वैसे आपको बता दिए गए सबक के दौरान में, है ना। ये अल्फाज मानी एक मरतबा आपने पढ़ लेना है। अगले वीडियो में हम सवाल जवाब पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सबक में मजा आया कि नहीं आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग सबक है। घर में अम्मी अब्बू को सुनाना है सबक, बताना कि देखो अगर तुम ऐसा करते हो ना तो रुक जाओगे ना, वरना ठीक है। चलिए।